ये नया चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसका नाम ही काफी है इसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही क्या है? सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। नॉर्मल लाइफ की प्रॉब्लम सोचना, कुछ भी इंट्रो से पहले नॉर्मल लाइफ की प्रॉब्लम देखते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर 4 डिस्ट्रीब्यूटर शॉप हैं, ठीक, या 3 ही रख लो, जैसी मर्जी। ये सप्लाई सेंटर कहे जाते हैं, जहां से आप सामान सप्लाई करते हो उसको आप क्या नाम दे दो? सप्लाई सेंटर। और जो आपसे सामान ले रहा है वो क्या कहलाएगा? डिमांड सेंटर कहलाएगा। तो यहाँ मेरे पास डिमांड सेंटर है। अब ये सप्लाई सेंटर और डिमांड सेंटर आपस में बराबर हो भी सकते हैं, आपस में बराबर नहीं भी हो सकते। जैसे 4 मोहल्ले में सामान बेचना है, 4 मोहल्ले में सामान बेचने के लिए केवल और केवल कितनी दुकानें मौजूद हों? केवल 2 दुकान मौजूद हों। तो इसका मतलब डिमांड कहां पर है? 4 जगह पर, लेकिन सप्लाई कहां से होगी? केवल 2 जगह से। ऐसा भी हो सकता है 4 मोहल्ले में सामान बेचना है और आपके पास 4 शॉप है, तो इसका मतलब अब की बार आपके पास टोटल सप्लाई सेंटर और टोटल डिमांड सेंटर दोनों की संख्या कैसी हो चुकी है? एक बराबर हो चुकी है। तो ये कोई इशू नहीं है कि सप्लाई सेंटर और डिमांड सेंटर इनकी संख्या बराबर है या इनकी संख्या अलग अलग है। वो जब हम लोग असाइनमेंट शुरू करेंगे ना, असाइनमेंट में ये होता है कि आपके पास जितने जॉब हैं और उन जॉब को करने के लिए जितने पर्सन हैं, इनकी संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। लेकिन इधर अभी ऐसा कुछ नहीं है। वर्किंग रूल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एक एक परत इसकी ओपन करेंगे कि और क्या क्या होना चाहिए। अभी केवल मोटी मोटी बात समझो। सप्लाई सेंटर, क्योंकि सप्लाई एस से शुरू होता है तो हम पहला सप्लाई सेंटर S1 कह देते हैं, दूसरा S2, तीसरा कौन हो गया? S3। डिमांड सेंटर पहला D1, दूसरा D2, तीसरा D3 और चलो चौथा बना दिया, कितना हो गया? D4। ये लोग सामान खरीदेंगे और ये लोग सामान बेचेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है कि सप्लाई सेंटर रियल सिचुएशन में सप्लाई सेंटर ऐसा हो कि वो कहे जितना मांगोगे उतना दे देंगे? ये तो नहीं पॉसिबल है। हर सप्लाई सेंटर की अपनी एक क्षमता है, उससे ज्यादा वो सामान सप्लाई नहीं कर सकता है। तो इनके पास कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। जैसे हम कहें कि एक दुकान है, 3 दुकानें हो गई, ये 3 दुकान और ये 4 मोहल्ले हो गए। इन चारों मोहल्लों में आपको सप्लाई करना है खाने पीने का कोई सामान। एग्जाम्पल के तौर पर कोई खाने का सामान बताओ। अरे कुछ भी बताओ। समोसा। मतलब खाना तो वही चटर पटर खाना है, हेल्दी चीज नहीं बनी, ये समोसा सप्लाई हुआ। अब ये बताओ, पहला वाला क्या अनलिमिटेड समोसा सप्लाई कर सकता है? नहीं, उसकी एक क्षमता होगी, दिन में इतना ही बना पाएगा। मान लो इसकी क्षमता होगी कि ये दिन भर में केवल और केवल 150 समोसा ही बना सकता है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम कितनी सप्लाई कर सकता है? 150 सप्लाई कर सकता है। इसी तरह दूसरा वाला दिन भर में केवल और केवल 80 समोसे बना सकता है, तो केवल कितने की सप्लाई कर सकता है? 80 की कर सकता है। तीसरा वाला 100 समोसे बना सकता है, तो वो कितने की सप्लाई कर सकता है? 100 की। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि आपके पास सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर होने चाहिए, हाँ या ना? सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर होने, जितना मार्केट में डिमांड है उतना ही आप सप्लाई कर सको, ये सबसे अच्छी सिचुएशन है। क्यों? अगर आप कम सप्लाई करोगे तो बिजनेस के हिसाब से नुकसान है। भाई डिमांड कितने की है? 150 की, और आप सप्लाई कितना कर रहे हो? 100, 50 का नुकसान हो रहा है कि नहीं? अगर आप 50 और सप्लाई कर पाते तो आपको 50 का और फायदा कमाने को मौका मिलता। लेकिन अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, सप्लाई कम, तो ये दिक्कत आई कि आपको नुकसान होने लगा। आओ, आपको ये नुकसान हुआ। दूसरा, अगर डिमांड कम हो जाए और सप्लाई ज्यादा हो जाए, फिर नुकसान है। डिमांड कितने की हो जाए? डिमांड केवल और केवल कितने की? 50 समोसे की है। डिमांड कितने की? 50 समोसे की। एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, उस पार्टी के लिए आपको केवल और केवल 85 समोसे मिल सकते हैं और आपको डिमांड ही नहीं है, लेकिन सप्लाई कितने की हो रही? 300 की। तो क्या आपका 250 समोसा बेकार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसका मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये कहता है कि आपका सप्लाई और डिमांड दोनों की संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर। अब ये रियल लाइफ की सिचुएशन में ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमारे मैथमेटिक्स में भी सप्लाई और डिमांड बराबर हो सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड वे में इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो मेरी मजबूरी होगी कि मुझको सप्लाई और डिमांड दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर करने के अपने रास्ते होते हैं, वो रास्ते की बात बाद में करेंगे। आप सोचो, ये सप्लाई कर रहे हैं और ये खरीद रहे हैं। इनका सप्लाई आपको पता चल गया 150, 80 और कितना हो गया? 100। इनका डिमांड सुन लो क्या है। पहला कहता है कि हमको केवल और केवल 50 समोसे की जरूरत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। दूसरा कहता है मुझको 100 समोसे की जरूरत है, इससे ना एक कम ना एक ज्यादा। तीसरा कहता है मुझको 80 समोसे की जरूरत है और चौथा कहता है मुझको केवल और केवल कितने की जरूरत है? 30। डिमांड इनकी ये हो गई। तो आप डिमांड सेंटर के ठीक सामने क्या लिखे हुए हो? डिमांड, जिससे आपको पता चले कि ये सेंटर कितना खरीदेगा मुझसे और सप्लाई सेंटर कितना मैक्सिमम बेच सकता है। ये दोनों बातें लिखी जा चुकी। अब हाल क्या बना? हाल ये बना कि जब आप खरीदने जाओगे तो सोचो ये चारों दुकान, ये
3 दुकान एक ही जगह पर मौजूद है, ऐसी कोई तो गारंटी है नहीं। तो आप एक दुकान से एक डिमांड सेंटर पर जब सामान भेज रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ खर्च आएगा कि नहीं आएगा। आप सामान भेज रहे हो, जैसे वेयर हाउस होता है। वेयर हाउस क्या होते हैं? बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान उतरता है और उसके बाद वहां से शहर की और इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो होती हैं उन पे सामान को भेजा जाता है। तो वेयर हाउस कौन हो गया? सप्लाई सेंटर। और ये इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें क्या हो गई? डिमांड सेंटर हो गई। तो जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हो तो या तो कुछ दूरी तय करते हो, या तो कुछ समय खर्च करते हो, या तो कुछ रुपया खर्च करते हो। ये सब काम होता है कि नहीं होता है? मान लो हम रुपये की बात कर रहे हैं कि आप पहली वाली दुकान से जब आप कुछ खरीदने जाते हो तो आपको कुछ रुपया खर्च करना पड़ता है, वो आपको यहाँ पर लिख दिया जाता है। मान लो जैसे 2 रुपए खर्च करना पड़ा, यानी जब दुकान S1 से डिमांड D1 पर सप्लाई होगा तो कितने का खर्च आएगा? 2 रुपए का खर्च। अब ये 2 रुपए का खर्च हम बोल रहे हैं, तुम चाहो तो इसको टाइम का खर्चा कर दो, चाहे तो उसको ट्रेवल की गई डिस्टेंस मान सकते हो। ये बाद में न्यूमेरिकल के हिसाब से चलेगा। ठीक, इसको लिखते क्या है? इसको लिखते हैं A11। पहला वाला किस सप्लाई सेंटर से सामान आ रहा है और दूसरा वाला किस डिमांड सेंटर पे सामान जा रहा है। तो A11 का मतलब है S1 सप्लाई सेंटर से D1 डिमांड सेंटर पर जितना खर्च आया सामान को पहुंचाने का वो कितना है? A11। आई बात है समझ में? अगला सुनना, पहला सप्लाई सेंटर से दूसरे डिमांड सेंटर पर सामान भेजा गया, कुछ खर्च आएगा, वो खर्च किससे रिप्रेजेंट होगा? A12। पहला बताता है किस सप्लाई सेंटर से आया और दूसरा बताता है किस डिमांड सेंटर पर भेजा जा रहा है। आई बात समझ में? अगला कौन हो जाएगा? A13। ये कौन हो जाएगा? A14। इसी तरह से आपकी शुरुआत कहां से? दूसरे सप्लाई सेंटर से। यहां से सामान भेजा जाएगा किस पर? पहले डिमांड सेंटर पर। तो ये कितना हो गया? A21। ये कितना? A22। ये A23। ये A24। क्या सिंपल मैट्रिक्स के जैसा ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब मुझको क्या करना है? मुझको इसमें बेस्ट सॉल्यूशन तलाश करके निकालना होगा। ये तो हो नहीं सकता रैंडमली कि आप कह रहे हो डिमांड सेंटर को 50 की जरूरत है और सप्लाई सेंटर कितना 150 बना रहा है, तो आपको लगा यार बना तो 150 रहा है, मुझको तो 50 ही चाहिए, 50 का 50 यहीं पर खरीद लो। आप क्या कहे? 50 का 50 यहीं पर खरीद लो। ये कोई जरूरी तो है नहीं। हो सकता है आप 50 का 50 वहां खरीदने जाओ, लेकिन इतनी बड़ी शॉप है कि पैकेजिंग वगैरह करके देती है, दाम बहुत ज्यादा लेती है। तो जब दाम बहुत ज्यादा लेगी तो जो चीज वही चीज आप इनसे खरीदोगे तो आपको सस्ते में मिलेगा। किससे? S2 से। S2 आपको पर समोसा केवल 2 रुपए में दे रहा है, तो 50 समोसे की कॉस्ट वो केवल कितना लेगा? 100 रुपए लेगा। और ये पैकेजिंग करके दे रहे हैं तो ये पर समोसा 8 रुपया दे रहे हैं, तो 100 समोसा कितने में देंगे? 800 में। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी 50 ही तो खरीदना है, 50 में 8 पंचे 40, कितने में दे रहे हैं? 400। तो यहाँ खर्चा कितने का? 100। और अगर आप S1 से खरीदते हो तो खर्चा कितने का? 400 का। इसका मतलब S1 से खरीदना समझदारी का काम नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना है ना किस सप्लाई सेंटर से किस डिमांड सेंटर पर खरीदारी करें, किस सप्लाई सेंटर से हम खरीदारी करें कि अपनी डिमांड फुलफिल भी हो जाए और मेरा खर्चा भी कम से कम निकल करके आए। या अगर हम डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहे हैं तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी भी कैसी हो? कम से कम। घर वाले कहते हैं जाओ बाजार से 1 किलो चीनी खरीद करके लेकर आओ, तो तुम ये थोड़ी करते हो कि घर से निकलोगे उसके बाद पूरा चौक पयागीपुर पार करते हो, पयागीपुर से 1 किलो चीनी खरीद के लाओगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। घर से निकलोगे जो सबसे नजदीक की दुकान होगी वहां से आप खरीद करके वापस लौटते हो। मतलब आप मिनिमम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हो। कब? जब आपकी प्रॉब्लम किसकी है? मिनिमाइजेशन की। घर वाले कहे निकलो और मैक्सिमम प्रॉफिट बचा करके लाना, तो आप क्या खोजोगे? जहां चीनी सबसे सस्ती मिल रही हो वहां पर आप खरीदोगे, हाँ या ना? क्योंकि अब डिस्टेंस की फिक्र नहीं है। अब आप चाहे जितने डिस्टेंस में ट्रेवल करो उससे कोई वास्ता नहीं है, बल्कि अब आपको फायदा ज्यादा कमाना है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल फिर वही 2 टाइप के होंगे, एक होता है मैक्सिमाइजेशन टाइप का, एक होता है मिनिमाइजेशन। पूरे में हम लोग ना शुद्ध, जिसको कहते हैं ना कि आप शुद्ध व्यापारी बन चुके हो, हम लोग वही काम कर रहे हैं। प्रॉफिट को मैक्सिमा करेंगे, कॉस्ट को मिनिमा करेंगे। अब ये प्रॉफिट किसी भी सेंस में हो सकता है, रुपये में हो सकता है, ये टाइम में हो सकता है, चली गई दूरी में हो सकता है, अपने फायदे जिसमें लिखा गया हो उसमें हो सकता है। तो अब अगला वाला जो चैप्टर है इसमें मेरे को यही काम करना है, सप्लाई सेंटर से सामान खरीदने हैं किनके लिए? डिमांड सेंटर के लिए, और उस दौरान अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। आई बातें समझ में? चलो कुछ लिखते हैं। 2-4% समझ में आया? धुआं सा ऐसा? हाँ या ना? हाँ, पूरा नहीं, मैथ में पूरा होता ही नहीं, मैथ में आधी तिपड़ी ही होता है, पूरा तो आज तक किसी को नहीं आया। सर हाँ बोलो। जैसे शॉप 3 है, डिमांड 4 जगह है, तो 4 जगह कैसे जाएगा एक शॉप?
एक शॉप से 4 जगह सामान नहीं जाता है? जाता है। तुम्हारे मोहल्ले में जो शॉप होगी उससे तुम्हारे भी घर में सामान आता होगा, पड़ोसी में भी। तुम बैनामा नहीं लिखाई हो कि वो तुम्ही को सामान बेचेगा, हाँ या ना? ऐसा हुआ कभी? अपने लोगों ने ये थोड़ी कहा कि देखो तुमसे हम सामान तभी खरीदेंगे जब तुम पड़ोसी सामान ना बेचो, ऐसा तो नहीं कहते। तो सप्लाई सेंटर जो आपका होता है ना, अगर वो कई लोगों की डिमांड फुलफिल कर सकता है तो कई लोगों को सामान दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहो, अब सोचो, एक डिमांड सेंटर भी कई जगह से सामान खरीद सकता है। एक डिमांड सेंटर, मेरे को केवल और केवल दूध ही खरीदना है, मान लो मेरे यहाँ पे कुछ है, कथा भागवत कुछ पड़ा हुआ है, ठीक, या शादी वादी पड़ी हुई है, नहीं तो सर बड़े धार्मिक प्रयत्न है भाई, धार्मिक नहीं है ना, मेरे कथा भागवत कुछ पड़ी हुई है या शादी वादी पड़ी है, फंक्शन है, और मुझको सामान खरीदना है, दूध खरीदना है, खोआ हुआ बनाना है, ठीक। अब होगा क्या, हम एक दुकान पर जाएंगे, वहां पर दूध के बारे में पता करेंगे, तो मेरे को ये लगेगा इनके यहाँ से दूध खरीदेंगे, थोड़ा सा लो क्वालिटी का होगा लेकिन थोड़ा सा सस्ता दे रहे हैं, और अगला वाला थोड़ा हाई क्वालिटी का दे रहा है, थोड़ा सा महंगा दे रहा है। मेरे दिमाग में है मेहमान को दो नजरिए से देखो, एक जिनको थोड़ा सा कमतर वाला भी करा देंगे चलेगा, एक जो फुफ्फा है जो नाराज हो जाएंगे ना, तुरंत 2-3 खाएंगे, उसका कहेंगे हम इनके यहाँ की बात ना, तो उनके लिए भी अपने को देखना पड़ेगा, तो उनके लिए स्पेशल वाला खरीदेंगे। तो अपने लोग ना उसी सेम सामान को 2 जगह से खरीद रहे हैं, एक अलग, लेकिन नपे तुले अंदाज में खरीद रहे हैं कि अपना नुकसान भी ना हो। ऐसा ना हो कि सारे लोगों के लिए दूध एक ही जगह से खरीद ले और वो हमको कॉस्टली पड़ जाए। हम बैलेंस करके खरीद रहे हैं। कपड़ा खरीदने जाते हो तो ये नहीं है कि घर से निकले तो नाक के सीध में जो दुकान पहली दिखी सब कपड़ा तुम्हारे यहाँ से खरीदेंगे, किसी और के नहीं। आप काट छाट करते हो, तुम कितने में दोगे, फला कितने में देगा, पंजान वाला कितने में देगा, आप बगल में जाओगे कलकत्ता क्लॉथ हाउस वाला कितने में देगा, हर यहाँ पूछ करके जाते हो। उसके बाद किसी एक जगह से 2 जगह से खरीदते हो। जैकेट कहीं और से खरीद लिया, पैंट कहीं और से खरीद लिया, शूज कहीं और से खरीद लिया, आपकी पूरी डिमांड फुलफिल हुई लेकिन अलग अलग जगह से हुई। तो आप एक ही डिमांड सेंटर हो और अलग अलग सप्लाई सेंटर से सामान खरीद रहे हो। एक ही सप्लाई सेंटर है कलकत्ता क्लॉथ हाउस वाला, लेकिन सामान अकेले तुमको नहीं बेचेगा, कई लोगों को भी बेच सकता है, बशर्ते उसके पास सामान होना चाहिए। तो जब तक सप्लाई सेंटर के पास सामान है तब तक सप्लाई सेंटर सामान बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। जब तक डिमांड सेंटर के पास डिमांड है तब तक वो कहीं से भी सामान खरीद सकता है, किसी से भी खरीद सकता है। लेकिन दोनों ही क्या कर रहे हैं, सप्लाई सेंटर के हाथ में तो कुछ नहीं है, वो तो बस सामान लेकर के बैठा हुआ है, वो तो बस एक काम कर सकता है, बस सप्लाई है, कोई खरीदने आया चलो ले लो, खत्म हो गई, मुंह बांधेगा भैया खत्म होगा, आप पाओगे। लेकिन डिमांड सेंटर वो अपना फायदा देता है। डिमांड सेंटर देखेगा मुझको कहां से खरीदने पर ज्यादा प्रॉफिट है, तो अपनी शर्त पर खेल रहा होगा। तो इस पूरे चैप्टर में कौन खेलेगा, डिमांड सेंटर खेलेगा, सप्लाई सेंटर तो खेलेगा ही। आई बातें आप समझ में? हाँ, बैनामा मत दिखाना किसी दुकान में। चलो इंट्रो लिखना, इंट्रोडक्शन। इंट्रो लिखना इसलिए जरूरी है, एग्जाम में जाने लग नजर, एग्जाम में जाने इंट्रो मत पढ़ना। इंट्रो हम इसलिए लिखाते हैं, हर चैप्टर की शुरुआत में मेरी आदत है कुछ इंट्रो लिखाना, क्योंकि जब पहली बार कोई मेहमान आपके घर पर आया ना तो सीधे नहीं कहते चाय लेगा कि पानी लेगा, पहले नमस्ते होता है, हाथ पैर छूते हो उनका, उसके बाद और घर में सब भले हैं पूछते उसके बाद थोड़ी देर के बाद कहते हो रुके बैठे चाय वाय लेके, अंदर से मन नहीं है लेकिन फिर रुके बैठे चाय वाय लेके आई थे, फिर ये तुम कहते हो। तो इसीलिए इंट्रो पहले जरूरी है कि आप जिस चैप्टर में जा रहे हो उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं। लिखना, वन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन of linear programming ये चलाए थे कि भूले थे? चल रहा है। मेरे को अभी ख्याल आया इसका। लीनियर प्रोग्रामिंग इज इन द एरिया ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या ब्रैकेट में इसी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ब्रैकेट में ट्रांसपोर्टेशन।
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या ब्रैकेट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। आप सिर्फ और सिर्फ सामान की ही सप्लाई नहीं करते हो, सेवाओं की भी सप्लाई की जाती है। जैसे अपने लोग कहते हैं ना, सामान की सप्लाई जोमेटो वाला क्या करता है, सामान की सप्लाई करता है, ठीक। वो क्या करेगा, आप खाना ऑर्डर करोगे, आपको खाना मिलेगा। लेकिन ये जो केबल ओबल वाले होते हैं, जैसे घर की टीवी खराब हो गई तो कोई सामान लेके थोड़ी आता है, वो अपने साथ आता है आपको सेवा देने के लिए, चलिए हम आपका केबल कनेक्शन ठीक कर दे रहे हैं। तो आप सर्विस भी सप्लाई कर रहे हो, आप सामान भी सप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ सप्लाई दोनों की हो सकती है। दुनिया में जितनी बातें सोच सकते हो सप्लाई करने की, उन सभी चीजों की सप्लाई हो सकती है, हाँ या ना। आप चाहो तो आप लाश भी सप्लाई कर सकते हो, गट्स होना चाहिए बस। ये नहीं कि एक लाश खोद करके निकालने गए और आप एक बेहोशी आ गई कबर में, उसको निकालने गए अपना ले गए, ये नहीं होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम several supply center, from several supply centers, from several supply centers to several demand centers, to several demand centers, to several demand centers, full stop। लिखा गया है वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। आपने जो लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना शुरू किया, इसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है, यूज आता है, वो किसमें आता है, इन द एरिया ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्टेशन। उसका सबसे अच्छा यूज आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिखाई देता है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, सामान का या सर्विसेज का, जो सेवाएं आप दे रहे हो। कैसे, फ्रॉम सेवरल सप्लाई सेंटर्स, अलग अलग सप्लाई सेंटर्स से, कहां पर, सेवरल डिमांड सेंटर, कई डिमांड सेंटर पर, ठीक। मोबाइल की सप्लाई होना, जितना सोच सकते हो, मोबाइल की सप्लाई होना, या आपको सेवा कौन देता है, मोबाइल सेंटर देता है। जब मोबाइल खराब होता है तो कहां लेकर के जाते हैं, कस्टमर केयर पर लेकर के जाते हैं। तो अब आपके शहर में सैमसंग के 4 कस्टमर सेंटर हो गए, तो वो चारों आपके लिए किसका काम करेंगे, सप्लाई सेंटर का काम करेंगे। और आप अपना मोबाइल किसी भी सेंटर पर सही करा सकते हो जहां आपको बहुत ज्यादा सही लगे। और कस्टमर कितने हैं, अलग अलग सारे कस्टमर आपके क्या हो गए, डिमांड सेंटर होता है, कस्टमर केयर सेंटर खोला जाता है, कहता है ये एरिया आपका, ये एरिया बिजली का बिल निकालने वाला, सर्विस की सप्लाई कर रहे होते हैं, जो लोग बिजली का बिल बनाते हैं घर घर आकर के। ये बताओ क्या कभी ऐसा, वो सब एमएससी वाली जो क्लास है, जैसे आज वो एग्जाम ड्यूटी में है, हाँ, बिजली के बिल वाले, सर्विस सप्लाई करने का सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो विवेक नगर में बिजली का बिल निकाल रहा होगा वो गोलाघाट का बिजली का बिल नहीं निकालेगा, उसका एरिया बटा हुआ है, ठीक। जो गोलाघाट पर निकाल रहा होगा वो विवेक नगर का नहीं निकालेगा। कई लोग दो मोहल्ले में बिजली का बिल काटते हैं, जैसे मेरे मोहल्ले में जो है ना, वो सीताकुंड गोलाघाट दोनों का बिल निकालते हैं। रीजन है उसका, वो जो नाला बह रहा है इधर से दिखाई देता है, उस नाले के उस पार वाली जमीन गोलाघाट होती है, इस पार वाली सीताकुंड, तो वो बॉर्डर है, ठीक। तो उधर जाओगे तो गोलीबारी होगी, इधर आओगे तो बचे रहोगे। लिखना इसके बाद काट दें इसमें से, लिखो, इट इज इजी टू एक्सप्रेस, इट इज इजी टू एक्सप्रेस, इट इज इजी टू एक्सप्रेस it is easy to express a transportation problem, transportation problem mathematically in terms of an LP model, in terms of an LP model, which can be solved by the simplex method, which can be solved by simplex method, by simplex method, by simplex method,
फुल स्टॉप। सिंपलेक्स मेथड ऑलरेडी हमने पढ़ा, ठीक। और जब ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बदल सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम उसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बदल सकते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपलेक्स मेथड पढ़ चुके हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि हम इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन तकलीफ ये है जितना जितना आपका सप्लाई सेंटर और डिमांड सेंटर बढ़ता जाएगा उतने ही ज्यादा आपके कांस्टेंट बढ़ते जाएंगे। तकलीफ सुनना, क्यों हम नहीं जाते इसको सॉल्व करने के लिए सिंपलेक्स से। जैसे मान लो 4 सप्लाई सेंटर आए और आपके पास 4 ही डिमांड सेंटर आए, तो कितने हो गए आपके पास? 4 सप्लाई और 4 डिमांड। 4 सप्लाई सेंटर के लिए 4 कांस्टेंट आएंगे, कितने? 4 C4, 4 कांस्टेंट हो गए। और 4 कांस्टेंट आपके किसके लिए आएंगे? डिमांड सेंटर के लिए आएंगे, क्योंकि शर्तें तो सब पर लगी है ना भाई। चारों सप्लाई सेंटर पर एक शर्त लगी है, इससे ज्यादा सामान नहीं बेचेंगे। इसका मतलब लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, हाँ या ना। तो 4 आपके पास इनइक्वालिटी यानी 4 आपके पास कांस्टेंट आ गए सप्लाई के। 4 डिमांड सेंटर है, डिमांड सेंटर क्या कहते हैं? इससे ज्यादा सामान नहीं खरीदेंगे, तो वो भी तो वही है, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। अब ये बताओ तुम, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, 4 4 8 कांस्टेंट आपके बन गए। 8 कांस्टेंट बन गए, तो जिस दिन इन 8 कांस्टेंट को तुम इक्वलिटी में चेंज करोगे ला करके, इक्वलिटी में, या ऑलरेडी चलो ये इक्वलिटी में है, अगर इक्वलिटी में है तो आर्टिफिशियल इस्तेमाल करोगे कि नहीं? कितने आर्टिफिशियल इस्तेमाल करोगे? 8 आर्टिफिशियल वेरिएबल इस्तेमाल होंगे। और अगर ये इनइक्वलिटी में है, अगर इनइक्वलिटी में है, जैसे मेरे को नहीं पता ये क्या होने वाला है, तो चलो इनइक्वलिटी भी मान लेते हैं। तो इनइक्वलिटी मानोगे तो भैया 4 तुम्हारे पास स्लैक वेरिएबल ऐड होंगे डिमांड में और 4 स्लैक ऐड होंगे सप्लाई में, फिर 8 वेरिएबल आए कि नहीं? और इनिशियल सॉल्यूशन में ये 8वां बेसिस में आएंगे। अब सोचो बेसिस में 2 ही 3 आते थे तो अपने लोग ना बुलेटनिया ले लेते थे उसको लगाने में, हाँ या ना। तो जब 8 आपके पास कांस्टेंट आए और अब आप उसके लिए टेबल बनाओगे सिंपलेक्स मेथड की, तो कितनी भारी भरकम टेबल बनेगी, कितनी दूर में सॉल्व होगी, तो अपने लिए एक टेढ़ी खीर हो चुका है। इसीलिए हम कभी भी इनको सिंपलेक्स मेथड में जाकर के सॉल्व नहीं करते हैं। वाइवा का क्वेश्चन यही है कि जब आपके पास सिंपलेक्स मेथड ऑलरेडी है, पहले तो वो पूछेगा, जो भी वाइवा रूम में होंगे वो तुमसे यही पूछेंगे कि ये बताओ तुमको एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी गई, उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को क्या आप एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हो? जवाब है हाँ। आप वर्बल डेटा दीजिए, हम कन्वर्ट कर देंगे, इवन अभी हम तुमको कन्वर्ट करके भी दिखाएंगे। बाद में फिर वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे जब आप इसको एलपी प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते, मतलब ढाल सकते हो, तो एलपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपलेक्स मेथड है। तुम कहोगे हाँ है सर। फिर वो तुमसे पूछेंगे तो सिंपलेक्स मेथड से क्यों नहीं लगाते? अब तुमको वहां पर जवाब देना पड़ेगा कि सिंपलेक्स मेथड में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ कांस्टेंट उतने ही बढ़ते जाते हैं जितने सप्लाई सेंटर और डिमांड सेंटर बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ेंगे वैसे वैसे इनको लगाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। किससे? सिंपलेक्स मेथड से। आई बात है समझ में? इसीलिए, और मिनिमा होगा ना तो और नरक भोगोगे, क्योंकि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम किसमें लगेगी? बिगिन मेथड में। बिगिन मेथड में आप लार्जेस्ट पेनाल्टी कैपिटल में कहां पर दोगे? हर जगह पर तो नहीं होने वाला ना। तो इसीलिए हम लोग एक नया मेथड बनाते हैं और वो कौन है? ट्रांसपोर्टेशन। आई बात समझ में? चल लिखना है, बट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, लिखना बट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, सिर्फ चैप्टर पढ़ लेना, चैप्टर के सवाल लगा लेना, ये बड़ी बात नहीं है। आप उस चैप्टर की समझ भी होनी चाहिए कि सामने वाला अगर उस चैप्टर में आपसे घुमा करके सवाल पूछे तो आप बता भी सके। ये नहीं कि पूछा जाए डिवल क्या होता है तो तुम लोग किधर जाओ। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, नाक मेरी कटा दी तुम लोग और कुछ नहीं। इट इन्वॉल्व्स a large number, it involves a large number of variables, ठीक, and constant, ठीक, कॉमन। it take ये लेता है, it take a long time to solve it, फुल स्टॉप। चूंकि इसके पास वेरिएबल बहुत ज्यादा है, कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको सॉल्व करने में समय भी क्या लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम वो इसको बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर लेगा। लिखना है, अब लाइन चेंज करके लिखना, अंग्रेजी
अंग्रेजी भाषा थोड़ी सी अजीब सी है, इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, बाकी बड़ा नहीं। मैंने अभी तक केवल 2 बातें लिखाई है, बस केवल 2 बातें। एक, सर्विस सेंटर से डिमांड सेंटर पर सप्लाई होगी। दूसरा, आप इसको एलपीपी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप इसको सिंपलेक्स से सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों कैसे है, बहुत ज्यादा। 2 ही बात लिखा है, तीसरी कोई नहीं, लेकिन एक पन्ना लगभग चला गया, आ गया लिखना। हाउएवर, हालांकि ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम हालांकि ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम, मोदी जी के समर्थक खुश हो जाए, नेमली हाँ, जो मोदी जी के सपोर्टर है थोड़ी देर में खुश हो जाएंगे। अच्छा, हर घर मोदी, हर मोदी, यहाँ भी मोदी। नेमली द स्टेपिंग स्टोन मेथड, and the मोदी मेथड, ठीक। लेकिन इनका मोदी जी से कोई वास्ता नहीं है, ये भी याद रखना ना। खाली कहा जा रहा है मोदी मेथड, बाकी इनका उनसे कोई वास्ता नहीं है। ना इनका नीरव मोदी से वास्ता है, ना इनका मोदी जी से वास्ता है। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक। ब्रैकेट में लिख देना, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक, मेथड। अच्छा, वो ब्रैकेट के बाद में मेथड, ठीक। हैव बीन डेवलप्ड फॉर दिस पर्पस, हैव बीन डेवलप्ड for this purpose, ठीक। और इसीलिए इनको सॉल्व करने के लिए इसे डेवलप किया गया, स्टेपिंग स्टोन मेथड और या फिर मोदी मेथड। और भी है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, ठीक। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ही पढ़ेंगे, नहीं, सबसे पहले हम लोग पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पढ़ेंगे, फिर हम लोग लीस्ट कॉस्ट पढ़ेंगे, लीस्ट कॉस्ट के बाद फिर हम लोग मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ेंगे, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बाद ऑप्टिमलिटी टेस्ट में हम लोग यूवी मेथड पढ़ेंगे, ठीक। पहले ये सब लिखो, बहुत है पढ़ना, बहुत। और यहाँ लोग क्लास नहीं आ रहे हैं ना, इनको लग रहा होगा इसे हम निकाल देंगे, ग्रुप से बाहर कर दिया, पाएंगे वीडियो तो समझ में आएगा, जब पाएंगे ही नहीं तब पढ़ेंगे खुद से। हम बहाना नहीं मानते आने से, और इन लोगों को बहाना नहीं चाहिए, बहाना खूब चाहिए ना आने के लिए। हमको दूसरे हफ्ते 7 दिन, हम 7 दिन पढ़ाएंगे, ये मिटा दे। चल, अब भैया जो इसको लेकर के आया उसके बारे में बात कर लो। नाम तो जानते ही हो कौन लेकर के आया। जैसे ये बताओ, इसकी एलपीजी की शुरुआत कौन किया? हाँ, पूरा नाम बोलो। अच्छा, लास्ट वाला बोलो। टेंजिंग, हाँ सही है ना। कब शुरुआत हुई थी? विश्व युद्ध कब हुआ था? 45। ये याद रखना ना, मेन स्टॉपिंग पॉइंट याद रखो कि आपका वर्ल्ड वार कब हुआ था। इसी वर्ल्ड वार के बाद इसकी जरूरत पड़ी थी, तो जैसे वहां पर शुरुआत की तो ये पता रहे ना कि कौन आया। तुमसे कोई पूछे किसके घर के, अपने घर के हैं, अरे पिताजी का नाम बताओगे, मम्मी का नाम बताओगे, भैया का नाम बताओगे, तब तो मोहल्ले वाले जानेंगे। तुम खाली कह रहे हो अपने घर के हैं, अपने घर के तो सभी है, हम भी अपने घर के हैं, दूसरे हम कभी इंट्रो में नहीं कहेंगे हम उनके घर के हैं। उनके मतलब तुम लोगों के घर के नहीं, अपने घर के हैं। लेकिन अपने घर में किसके हैं? पापा का नाम बताएंगे, घर का नाम किसी का। तो आप जिसको पढ़ रहे हो ना, इसके बारे में जान लो किसको बनाया किसने है। लिखना डबल स्टार करके। There are various type of transportation model. There are various type of
various type of there are various type of transportation model models check and the simplest of them was first presented by F.L. Hitchcock H.I.T.C.H गजब नाम है इन लोगों का C.O.C.K हाँ सही है 1941 ये जो मन के वो प्रोनाउंसिएशन हिचकुआ नहीं ऐसा मत कहना सामने वाला नंबर काट लेगा तुम्हारा हाँ हिचकॉक अपने यहाँ ये नाम होता था चिंटुआ पिंटुआ मुर्गा नहीं मुर्गा हो गया लिखना इट वॉज फर्दर डेवलप्ड बाई बनाया इन्होंने पता है मॉडल कई थे रियलिटी ही मॉडल कई थे अगर इसका इतिहास उठा करके पढ़ो तो पता चलता है अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग चीजें देते चले गए लेकिन दुनिया क्या एक्सेप्ट करती है जो सबसे आसान है दुनिया उसी को एक्सेप्ट करती है जो सबसे आसान है तो सबसे आसान जो पहला मॉडल डेवलप किया गया वो एफएल हिचकॉक के द्वारा किया गया था इसके बाद में और डेवलप किया जाता रहा ठीक तो लाइन चेंज करके लिख देना बस इंट्रो खत्म है हम मैथमेटिकल मॉडल की बात करेंगे लिखना इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय T.C. Kuperman T.C. Koopmans 1949 एंड और वो तो रहेंगे ही रहेंगे जो एलपीपी के सबसे शुरुआती में थे नाम फिर से याद रख लेना जीबी डेंजिंग 1951 ये और बाद में इन दोनों लोगों के द्वारा ये फिर से डेवलप हो जाता है बस इंट्रो इसका इतना है जीबी वही डेटा वाला जीबी अच्छा मेरा जी अलग सा लगता है ना ये वाला बनाना चाहिए मुझको हम क्या करते हैं ना हम बहुत मिनिमम डिस्टेंस से ट्रेवल करते हैं बस तो वो दूर वालों को नहीं नजर आता है मतलब निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष अपनी गलती नहीं लेनी चाहिए कभी भी दुनिया में आप अपनी गलती लेना चालू कर दो तो लोग गलती देंगे इसलिए हम कहते हैं लोगों को देखने में दिक्कत होती है सब ऐसे ही होते हैं तुम लोग ऐसे हो ना और नहीं दिक्कत तभी तो उस दिन डांट खाए थे बोल तुम लोग रहे थे चिल्ला बोल तुम ही रोक रहे थे मिटा रहे पूरा हेडिंग डालो मैथमेटिकल मॉडल चलो मैथमेटिकल मॉडल की बात करते हैं हेडिंग डालो मैथमेटिकल मॉडल ध्यान देना कैसे बनता है मैथमेटिकल मॉडल इसका सुनो सीधी सी बात है सप्लाई सेंटर डिमांड सेंटर दो ही बेस हैं अपने तो हम ये मान लेते हैं माना मेरे पास टोटल सप्लाई करने के लिए जो सोर्स है सप्लाई जो करता है वो कौन है सोर्स और जो खींच रहा है वो कौन है सिंक तो डिमांड सेंटर को आप क्या कह सकते हो सिंक और सप्लाई सेंटर को आप क्या कह सकते हो सोर्स तो हम ये मान रहे हैं मेरे पास टोटल m सप्लाई सेंटर हैं आम भाषा में समझो आपके पास सामान खरीदने के लिए टोटल m दुकान अवेलेबल है तो उनको क्या कहेंगे S1 S2 S3 S4 सो ऑन Sm और आपके पास खरीदने के लिए
डिमांड सेंटर जो होते हैं मोहल्ले जिनको सामान खरीदना है या ऐसी जगह जहां पर आपको सामान पहुंचाना है उसको डिमांड सेंटर बोलेंगे, उसको लेते हैं D1 D2 D3 सो ऑन DN। इनकी संख्या आपस में बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। सप्लाई सेंटर कम हो सकते हैं, डिमांड सेंटर ज्यादा हो सकते हैं, डिमांड सेंटर कम हो सकते हैं, सप्लाई सेंटर ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अपने सुल्तानपुर में गिनती के डिग्री कॉलेज है, हाँ या ना, स्टूडेंट अखैरियत बिंद में है, वो भी तो ज्यादा है, स्टूडेंट ज्यादा है भाई। अगर लोकल ऐसे सिटी देखोगे तो गिनती के 2 या 3 डिग्री कॉलेज 3-4 आपको मिलेंगे। लोकल में एक ये किलाई हो गया, एक ये हो गया गणपत साहब मतलब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, 2 ये आपके पास हो गए, एक हो गया राणा प्रताप, उसको कौन सी यूनिवर्सिटी कहोगे तुम जानो, अपने तो बस यही जानते हैं एक कैम्ब्रिज है। दुनिया में 2 ही चीजें, एक कैम्ब्रिज एक ऑक्सफोर्ड, अपनी दुनिया इतने में सीमित है, इसके बाहर नहीं जाना है। राणा प्रताप को जो मन कहे तुम उसको नालंदा विश्वविद्यालय नाम दे सकते हो, सब चलेगा, ठीक। 3 हो गए सिटी के, कोई चौथा समझ में आ रहा है? कोई चौथा है? तुमको पता ही नहीं क्योंकि तुम फेमस देखते हो ना, फैन तो विराट कोहली वाले हो, जो अच्छा खेलेगा उसी का फैन। तो 3 बेसिक हुए। अब सोचो स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट कितने यार? अरे बहुत सारे हैं ना, सिंपल सा, बहुत सारे। सप्लाई सेंटर कितना? 3। डिमांड सेंटर कितना? पढ़ने वाले बहुत हैं, सप्लाई सेंटर केवल आपके पास कितना है? 3। तो रियल लाइफ में ये कोई जरूरी नहीं होता, मैथमेटिक्स में भी ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका सप्लाई सेंटर और आपका डिमांड सेंटर दोनों की संख्या बराबर है। लेकिन सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम आपके टोटल नंबर ऑफ सप्लाई और टोटल नंबर ऑफ डिमांड ये क्या होने चाहिए? बराबर। हम ये नहीं कह रहे कि आपका सप्लाई सेंटर की संख्या और डिमांड सेंटर की संख्या बराबर ना, जितनी सप्लाई हो रही है वो कुल सप्लाई और जितना डिमांड है वो कुल डिमांड, ये बराबर होना चाहिए। मतलब जितना बना रहे और जितनी खपत है वो बराबर होना चाहिए, सामान कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर सामान बच रहा है तो इसका मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड नहीं है, आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए आप एक्स्ट्रा डमी डिमांड सेंटर बनाते हो। अगर सप्लाई ज्यादा है तो आप एक्स्ट्रा डमी डिमांड सेंटर बनाते हो जो इस डिमांड को सोख ले, जो इस सप्लाई को सोख ले। और या तो अगर आपके पास सप्लाई कम है तो आप एक्स्ट्रा सप्लाई सेंटर बनाते हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको डमी सप्लाई सेंटर बोलते हैं। डमी जिसका कोई यूज नहीं होगा, वो बाद में ऑलरेडी नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। आई बात है समझ में? चलो लिखने की शुरुआत करो। लेट फ्रॉम m सोर्स ऑफ सप्लाई, लेट फ्रॉम m source of supply, m sources of supply, m sources of supply S1 S2 up to so on Sm, ठीक। हैविंग अच्छा लिखते चलना और समझते चलना। सप्लाई सेंटर कितने माने मैंने? m। अच्छा ये बताओ, हर सप्लाई सेंटर एक निश्चित मात्रा में सप्लाई भी रखेगा। तो हम मानते हैं S1 के पास टोटल कितनी सप्लाई अवेलेबल है? A1। S2 के पास कितनी अवेलेबल है? A2। S3 के पास कितनी अवेलेबल है? A3। इसका मतलब तो समझ रहे ना, S1 के पास 100 सप्लाई है, मतलब वो 100 सामान बेच सकता है, तो A1 बराबर कितना हो गया? 100। S2 के पास 500 यूनिट सामान है जो वो बेच सकता है, तो A2 बराबर कितना हो गया? 500। तो हम मान रहे हैं S1 के पास सप्लाई A1 है, S2 के पास A2 है, S3 के पास A3 है, इस तरह Sn के पास AM है। तो जनरल बोलो, जनरल SI सप्लाई सेंटर के पास कितना सप्लाई होगा? AI सप्लाई होगा। क्लियर हुआ? लिखना इसी बात को। S1 S2 S3 Sn हैविंग AI, जहां पर I इज वेरी करता है 1 2 अप टू सो ऑन 10, हैविंग AI यूनिट्स ऑफ सप्लाई, यूनिट्स ऑफ सप्लाई और कैपेसिटी या क्षमता, कैपेसिटी और कैपेसिटी रिस्पेक्टिवली, क्रमशः ठीक। और कॉमा लगाना अभी, रिस्पेक्टिवली टू बी ट्रांसपोर्टेड और ये लोग ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, भेजे जाएंगे कहां पर? डिमांड सेंटर पर। D1 D2 D3 सो ऑन DN बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है, पहले दिमाग में यही बैठाना। ट्रांसपोर्टेड, ठीक। M1 ट्रांसपोर्टेड, M1 एंड डेस्टिनेशन
among n destinations D1, D2 up to so on Dn। ठीक, अच्छा ये डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन यानी डिमांड सेंटर, जहां पर सामान भेजा जाता है। तो डिमांड सेंटर के पास अपनी कुछ ना कुछ डिमांड होगी। अब जैसे पहला डिमांड सेंटर है D1, तो इसने कितनी डिमांड रखी उसको हम मान रहे हैं D1। दूसरा डिमांड सेंटर कौन है D2, कितनी डिमांड रखेगा B2। इस तरह Dn कितनी डिमांड रखेगा Bn। तो यानी Di कितनी डिमांड रखेगा या Dj कितनी डिमांड रखेगा Bj रखेगा। क्लियर हुआ? लिखना D1 D2 so on Dn with Bj, जहां पर J वेरी करता है 1 2 so on n। ठीक, यूनिट्स ऑफ डिमांड रिस्पेक्टिवली यूनिट्स ऑफ डिमांड रिस्पेक्टिवली। ये हो गया। अभी तक मैंने केवल दो बातें कही। पहला मैंने सप्लाई सेंटर्स माने, सप्लाई सेंटर्स को उनकी सप्लाई दे दी कि आप इतने इतने की सप्लाई कर सकते हो। फिर दूसरा डिमांड सेंटर माना, डिमांड सेंटर को कह दिया कि आप इतने इतने डिमांड रखते हो, मतलब इतने इतने सामान आप खरीद सकते हो। अब अगला मेन सवाल, जब एक सप्लाई सेंटर से सामान निकलेगा, अब एग्जाम्पल समझना, तुमको तुरंत दिमाग में आएगा। पयागीपुर में 4 वेयर हाउस है, पयागीपुर में 4 वेयर हाउस है, एकदम नजदीक पे खेल रहे। चारों वेयर हाउस से इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचा जाता है और चारों वेयर हाउस से जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचे जाते हैं वो अपने यहाँ सुल्तानपुर में एक आकाश वॉच, उनके यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा जाता है। इसके बाद फिर उनके बगल में सेल सिटी सेंटर है मोबाइल का, जो लोग देखे होंगे, सेल सिटी सेंटर मोबाइल की शॉप है, उन पर भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा जाता है। अशोका इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके यहाँ भी मोबाइल का सामान, उसके यहाँ पे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे जाते हैं। जितनी बिजली की दुकानें, 5 बिजली की दुकानें बड़ी बड़ी मान लो, ठीक, 5 बड़ी बिजली की दुकानों पर 4 वेयर हाउस से सामान आता है। पहला वेयर हाउस जो पयागीपुर में मौजूद है, वहां से जब सामान चलेगा तो वहां से सामान पहली दुकान पर भी खरीदा जा सकता है, दूसरे पर भी आ सकता है, तीसरे पर भी, चौथे पर भी, हर जगह पर आ सकता है। लेकिन जब ये सामान बेचा जाएगा तो पर यूनिट कुछ ना कुछ कॉस्ट निकल करके आएगी कि नहीं आएगी। पहले वेयर हाउस से पहले सप्लाई सेंटर पर 1 यूनिट बेचने का खर्च आपको दे दिया गया C11, 1 यूनिट बेचने का। अब उसी पहले सप्लाई सेंटर से, अब यहां ऐसे देख लेना, S1 S2 S3 3 वेयर हाउस है आपके पास, और D1 D2 D3 और D4 4 दुकानें हैं आपके पास। इनको सामान खरीदना है, आपको डेटा दिया जा रहा है। जब आप S1 से D1 पर सामान बेचोगे तो 1 यूनिट का खर्च आएगा C11, 1 यूनिट का खर्च। अगर मान लो आपने 10 यूनिट बेच दी तो कितना खर्च आया, 10 into C11। भैया मेरे 1 यूनिट का खर्चा कितना, C11, तो 10 यूनिट का खर्चा C11 कई बार जोड़ोगे, 10 बार, तो 10 C11। हाँ या ना? अब आप S1 से फिर सामान बेच रहे हो, S1 के पास अगर सप्लाई बची है, इनिशियल में तो हम मानेंगे ना कि आप सबको सामान बेच सकते हो, बाद में देखेंगे ना खरीदने वाला भी तो आपसे खरीदे। हम बेचने को सबको तैयार है, हमसे कोई क्या, हम तो आगरा ताजमहल बेच दें और उधर का राष्ट्रपति भवन बेच दें। खरीदने वाला तो तैयार हो, बेचने को तो हम तैयार है, ये वो मेरा चाहे ना, ये मेरे ऊपर है। ठीक, अब ये बताओ, ऐसे कह रहे हैं ना, कह रहे हैं आगरा ताजमहल पे गाली कम पड़ेगी, कहेंगे राष्ट्रपति भवन भेज दें, कमेंट सेक्शन में कहेंगे देशद्रोही कहेंगे, पाकिस्तान भेज दो। यहाँ सबसे आसान यही है, S1 से D1 पर सामान बेचा जाएगा, तो S1 से D2 पर सामान बेचने में 1 यूनिट का जो खर्च आता है वो कितना है, C12। तो अगर 50 यूनिट बेच दोगे तो कितना खर्च आएगा, 50 गुणे C12। यानी अब हम डेटा फिलअप कर रहे हैं, तो इसका कितना होगा C1, इसका C14। इन जनरल बोलना, इन जनरल ith सप्लाई सेंटर से jth डिमांड सेंटर पर खर्च भेजने का 1 यूनिट का खर्च कितना आएगा, CIJ। यही जनरली हम लिखने चल रहे हैं, एक्सेप्टेबल होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा आदमी पैदा हो चुका है जिसने आगरा का ताजमहल बेच दिया था ना, नटवरलाल, ऐसा आदमी पैदा हो चुका है। मतलब वो गजब का चोर था, राष्ट्रपति भवन बेच दिया, आगरा ताजमहल बेच दिया, शौकिया ना, उसको इतना शौक था बेचने का। किसका, लाल किला। उसकी हिस्ट्री पढ़ो कभी निकाल कर, पढ़ना तो तुमको भी आदतें लग जाएगी। हालांकि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, हम नहीं बेच सकते ऐसा। लिखना, लेट माना, लेट CIJ इज इक्वल टू, ऐसे लिखना, लेट CIJ इज इक्वल टू 1 यूनिट शिपिंग कॉस्ट, 1
यूनिट, 1 यूनिट शिपिंग, एपोस्ट्रोफी एस लगाना, शिपिंग 1 यूनिट shipping cost of the commodity from SI to DJ, from SI to DJ, from SI to DJ। ठीक, इसका मतलब है ith सप्लाई सेंटर से jth डिमांड सेंटर। SI सप्लाई सेंटर कौन सा? ith सप्लाई सेंटर, TJ है, TJ D फॉर डिमांड, और ये J का मतलब jth डिमांड सेंटर, जिनको बाद में भूलने का डर हो वो लोग यहाँ पर लिख लेंगे, दैट इज फ्रॉम ith सप्लाई सेंटर, ith सप्लाई सेंटर टू jth डिमांड सेंटर, तो jth डिमांड सेंटर, ये हमने मान लिया CI। आप सोचना क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे आप मॉडल तैयार करो। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सप्लाई सेंटर होने चाहिए जहां से आप सामान खरीदोगे। दूसरा, आपके पास डिमांड सेंटर होना चाहिए जो कि सामान खरीदेगा। एक जहां से सामान खरीदोगे, एक जो सामान खरीदेगा, मतलब जहां पर सामान बेचा जाएगा। दो आपके पास हो गए। अब पर्टिकुलर किसी सप्लाई सेंटर से पर्टिकुलर किसी डिमांड सेंटर पर सामान को लाने ले जाने का जो खर्च होगा वो आपको यूनिट वाइज दे दिया गया। एक यूनिट का खर्चा आपको दे दिया जाता है कितना? CIJ। अगला सवाल ये कई यूनिट खरीदे, अगला सवाल ये कई यूनिट खरीदे। अगर न्यूमेरिकल का डेटा होता पूरा तो हम बता देते भैया इतने इतने यूनिट खरीद सकते हैं, लेकिन जब आपको नहीं दिया गया तो आप जनरल मानोगे। जनरल हम मानते हैं। अब चूंकि खरीदना मेरे ऊपर है, वो वेरी कर सकता है, तो जब वो वेरी कर सकता है तो उसको वेरिएबल के फॉर्म में मानेंगे, और उसको हम मानेंगे XIJ। मतलब ith सप्लाई सेंटर से jth डिमांड सेंटर पर कई यूनिट सामान खरीदा गया, XIJ। जैसे XIJ बराबर कितना हो गया? 6। मान लो उसको दे दिया गया कि आपको डेटा दिया गया X23 इज इक्वल टू कितना? 5। तो इसका मतलब दूसरे सप्लाई सेंटर से तीसरे डिमांड सेंटर पर कुल कई यूनिट सामान खरीदा गया है? 5 यूनिट सामान खरीदा गया है। आई बात समझ में? अगर आपको कहीं पर लिखा मिला X39 और इज इक्वल टू कितना दे दिया? 10, तो इसका मतलब जो तीसरी शॉप रही होगी, जो तीसरा सप्लाई सेंटर, पहला हमेशा सप्लाई सेंटर को बताएगा और दूसरा हमेशा किसको? डिमांड सेंटर को। तो आपके थर्ड सप्लाई सेंटर से 9th डिमांड सेंटर पर कई यूनिट सामान खरीदा गया होगा? 10 यूनिट सामान खरीदा गया होगा। क्लियर है? तो XIJ क्या रिप्रेजेंट करता है? ith सप्लाई सेंटर से jth डिमांड सेंटर पर कई यूनिट सामान आया, उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुई ये बातें? और चूंकि ये सामान बदल भी सकता है, इसलिए इसको किस फॉर्म में मान रहे हैं? वेरिएबल के फॉर्म में मान रहे हैं। और यही मेन, मेरे को यही वैल्यू निकालनी पड़ेगी हर बार। आई बातें समझ में? चले लिखें, लिखना। फिजिक्स वालों का टाइम तो नहीं हो रहा, आप ही हाँ मॉडल जी। सोम मंगल यही क्लास रहेगी, ठीक है? बार बार याद दिला दे, छोटी मोटी ना मारो, छुट्टी मारने की आजादी नहीं है। लिखना XIJ इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स शिफ्ट पर रूट का मतलब ना, पहले सप्लाई सेंटर से D1 एक रूट हुआ, पहले सप्लाई सेंटर से दूसरे डिमांड सेंटर दूसरा रूट हुआ, पहले सप्लाई सेंटर से तीसरे डिमांड सेंटर तीसरा रूट हुआ, दूसरे सप्लाई सेंटर से पहले डिमांड सेंटर अगला रूट हुआ, दूसरे सप्लाई सेंटर से पांचवा डिमांड सेंटर अगला रूट हुआ। रूट ही तो है रास्ते। सामान कहां से खरीदा जा रहा है? जब फलानी दुकान से सामान लेके आओ, रास्ता बता दिया गया है, कहीं और नहीं जा सकते हो, तो इसीलिए पर रूट लिखा जा रहा है, हर रूट के अकॉर्डिंग। ठीक, XIJ इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट शिफ्ट पर रूट फ्रॉम सोर्स I to destination J।
सोर्स आई से jth डेस्टिनेशन पर जन यूनिट सामान ट्रांसफर हुआ, वो हो गया आपका XIJ। एम क्या होगा? एम यही होगा ना कि कॉस्ट को मिनिमा किया जाए। पूरे ट्रांसपोर्टेशन में एम यही होगा कि कॉस्ट को क्या कर दिया जाए, मिनिमा कर दिया जाए। लाइन चेंज करके इसी बात को लिख देना, पहले ये पूरा लिख दो। हो गया ये, लाइन चेंज करके लिखना। बोले द प्रॉब्लम इज, समस्या क्या है? द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन, द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन the transportation schedule. The problem is to determine the transportation schedule. स्पेलिंग गलत मत करना, SCHEDULE बता दिए, क्योंकि हम बैठे होते सामने में तो जरूर पूछते सर शेड्यूल की स्पेलिंग बता दीजिए ना, क्योंकि मुझको नहीं आती है, हमको अंग्रेजी नहीं आती, बहुत सीधी बात बता रहे हैं। बोले द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल so as to minimize total, so SHOW नहीं, so as, इस तरीके से आप शेड्यूल को सेट कीजिए, so as to minimize the total transportation cost, so as to minimize the total transportation cost। लेकिन ये भी ख्याल रखना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज तो करना है, रुको अभी फिर बोल रहे, छूटा नहीं, अभी फिर बोल रहे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज तो करना है, लेकिन हवा में मिनिमाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। आपका मिनिमाइजेशन वाया रूल आना चाहिए कि आपके जितने कांस्टेंट हैं, सप्लाई और डिमांड कांस्टेंट, ये बाकायदा फुलफिल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कॉस्ट को तो निकाल दो, 10 रुपया कॉस्ट आ गई, लेकिन 10 रुपया कॉस्ट आने में आपने दो डिमांड सेंटर को ऐसा कर दिया कि वो डिमांड कांस्टेंट सेटिस्फाई ही ना हुआ। उसकी डिमांड कितने की थी? 10-10 की, और आपके दिमाग में आया जैसे आपके यहाँ कोई फंक्शन पड़ा, आपके फंक्शन में 50 लोग आए, तो 50 लोग आए तो आपको मिनिमाइज करना है, मतलब खर्चा वर्चा आपका कैसा हो, मिनिमम हो। तो खर्चा मिनिमम होने का मतलब है कि अगर आप रसगुल्ले का एस्टिमेट बनाओ तो 50 मेंबर मतलब 50 रसगुल्ला। ये नहीं मिनिमाइज करने का मतलब कि आप अपने पापा सलाह दे, पापा ऐसा काम किया ना, जो 10 जने रही उनका बहरे में पानी पिया लेगा, उनका रसगुल्ला न देख पड़े तो 10 रसगुल्ला काट दे, मिनिमाइज नहीं। आपको हर चीज को बाकायदा जितने सप्लाई सेंटर, जितने डिमांड सेंटर है, उनको आपको क्या करना है, बांधना है। एक भी आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर 10 डायबिटिक पेशेंट निकल आए, सोने पे सुहागा भैया, ना तो तुम रसगुल्ला खाओगे, ना तो तुम मैदे पूरी खाओगे, ना तो तुमको शुगर बढ़ जाएगा, बल्कि तुम उनके बगल बगल घूमो। दादा देखे रहे आप, इनमें बहुत शुगर है, पापा देखे रहे खाया जी बहुत शुगर है ना, उनको मैं जब धीमे धीमे, तब तुम्हारा ना वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आ रही है या जो आपके कांस्टेंट है वो अभी बैलेंस हो रहे हैं। लेकिन आप अपनी मर्जी से, मेरे को शुगर नहीं, मेरे को इनवाइट कर लो, और उसके बाद कहो सर आप जो फिटनेस फ्रीक हैं, आप रसगुल्ला तो बिल्कुल ना खाइएगा। अरे काहे अपने इज्जत की मिट्टी पलीत कर रहे हो, एक रसगुल्ला ही खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे। तो ये आपको देखना है कि आप कॉस्ट को मिनिमा करो, लेकिन कॉस्ट को मिनिमा करने में आपके जितने भी कांस्टेंट हैं वो बाकायदा सेटिस्फाई होने चाहिए, एक भी वायलेट नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अब मिलाना लिखा गया है, द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल so as to minimize the total transportation cost, satisfying, संतुष्ट करते हुए, satisfying the supply and demand constant, satisfying the supply and demand constants, satisfying the supply and demand constant, supply और डिमांड कांस्टेंट पूरी तरह से क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। आई बात समझ में? अब एक टेबल बना रहे हैं, पहले हम टेबल बना लेंगे, उसके बाद, तब तक हम केवल और केवल टेबल को समझो। अच्छा टेबल बात नहीं करते, पहले मैथमेटिकली कुछ बात नहीं करते हैं। हेडिंग आते हैं मैथमेटिकली,
ये जो बातें कही ना, ये जितनी नौटंकी अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर की हुई है, अब हम लोग इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर रहे हैं। मैथमेटिकली सुनना ये सारी बातें। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हाँ या ना? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सामान भेजे जा रहे हैं, खर्चा आएगा, तो गोल क्या है? खर्चे को कम करना, मिनिमाइजेशन का है। तो लिखना सबसे पहले गोल लिख रहे हैं, मिनिमाइज, मिनिमाइज ब्रैकेट में लिखना टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। हे भैया, कॉस्ट का मतलब कोई सिर्फ रुपये से तो नहीं समझता ना। कॉस्ट का मतलब सिर्फ रुपया नहीं है। लागत, लागत जो कहा जाता है ना, कहते हैं ना आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत आप जान दे करके भी चुका सकते हो, हाँ या ना? नहीं चुका सकते। कहते हैं ना मेरे घर की ड्योढ़ी नागे तो गटई बकच देंगे तुम्हारी। तो इसका मतलब आपको वहां पर उनके घर की ड्योढ़ी नागने के लिए जो कीमत चुकानी है वो कैसा करना है आपको, जान दे करके। तो मिनिमाइज कॉस्ट, कम से कम मरो, अधिक से अधिक मत मरो, तो कम से कम मर करके आपको कीमत चुकानी है। झूठे जाम की ड्योढ़ी गिरो, बेहोश हो जाओ, तो अब तो मर गए, अब तो पार होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट का कतई मतलब ये मत समझना, मतलब मजाक अपनी जगह, सीरियसनेस अपनी जगह, पर हम बड़े सीरियस होकर के बात करें। कॉस्ट को कोई गलती से भी रुपया समझने की गलती नहीं करेगा। जब रुपया कहा जाएगा तभी वो रुपया है। समय भी मिनिमम होना चाहिए। जैसे हम तुमको एक सवाल दें और कहें 15 मिनट में लगा करके बताओ, तो इसका मतलब 15 मिनट से ऊपर नहीं जा सकते हो। अब की तुम कीमत किसकी चुका रहे हो? समय की। जब यहाँ आते हो एक समय खर्च करते हो कि नहीं करते हो? जो खर्चा करते हो वही तो कीमत है आपकी, कि आपने इसको खर्चा किया। ठीक, आप अपने आप को खर्च कर रहे हो। हर दिन आप पढ़ने हो तो हर दिन तुम खर्च हो रहे हो, हर दिन तुम्हारा दिमाग 2 इंची घिस रहा है, हाँ या ना? भाई इसको पढ़ोगे, खोपड़िया घिसने करेगी। नहाते वक्त आप अपने आप को घिस रहे होते हो, क्योंकि नहाओगे तो अकल बहती है ऊपर से नीचे, बह गई। तो ये याद रखना, कॉस्ट ये याद रखना। फिर बता रहे हैं मजाक अपनी जगह, सीरियसनेस अपनी जगह। ये लागत जो है वो सिर्फ रुपये में मत तौलना। हम इसलिए बार बार बता रहे हैं ना, एक बार हम यही बात बहुत हल्के अंदाज में बता दिए, मिनिमाइज कॉस्ट, और हमने बहुत हल्के फुल्के अंदाज में इसको कहा। हल्के फुल्के मतलब ठीक है, 3-4 बार कहा। वाइवा होना शुरू हुआ, वाइवा होना शुरू हुआ तो जैसे पूछा गया, ये बताइए हम लोग कॉस्ट मिनिमा करते हैं, यहाँ कॉस्ट से आपका मतलब क्या है? सर जो रुपया लगाते हैं, मतलब मेरी लैंग्वेज सीधा बंदे ने पच्च दिमारी थी, कहे सर जो रुपया लगाते हैं। अब हम बैठे, हम अपनी शक्ल देख रहे हैं, नीचे शीशा है ना डिपार्टमेंट में, तो उसी में हम अपनी शक्ल देख रहे हैं, यार ये हम तो नहीं पढ़ा थे कि रुपया जो लगाते हैं वही मिनिमाइजेशन है। बाद में फिर मिला हमको घर पर वो लड़का, तो उसको बयान किया, यार क्या है तुम नाक कटाते रहते हो मेरी ना, हंसिया लेकर के साथ मत चला करो, जहां पाए वहीं पासों से नाक उतार दिए मेरी, कह दिए तुम कॉस्ट मिनिमा होती है। हम तुमको साफ सुथरा बताया तो तुम ये सब कहानी बता रहे हो, इसीलिए तुम लोगों को बता रहे हैं। बाय बाय ऐसा क्वेश्चन आया ना, या तो कह दो नहीं आता है ना, ये सब काम मत कहना, यही सब पढ़ाए हुए हैं, हम कुल बताते हैं। और रिकॉर्डिंग रखें आपकी बात, तुरंत वहीं ऑन करेंगे रिकॉर्डिंग। देखिए सर हम बताएं, मिनिमाइज कॉस्ट जेड इज इक्वल टू, दिमाग चलाना, ये बताओ आई सप्लाई सेंटर से सोच करके जवाब देना। कितने सप्लाई सेंटर माने हैं? एम। कितने डिमांड सेंटर माने हैं? एन। हाँ या ना? तो ये बताओ, डेटा दिखा रहे हैं, बाद में बनाएंगे डेटा। सप्लाई सेंटर S1, सप्लाई सेंटर S2, सप्लाई सेंटर S3, सो ऑन, सप्लाई सेंटर Sm। डिमांड सेंटर D1, डिमांड सेंटर D2, डिमांड सेंटर D3, सो ऑन, डिमांड सेंटर Dn। हाँ या ना? अब अपने लोग यहाँ अगर टेबल में देखें तो मेरे को ये पता है कि पहले सप्लाई सेंटर से पहले डिमांड सेंटर पर जब आप 1 यूनिट सामान बेचते हो तो उसका खर्च क्या लिखते हो? C1। हाँ या ना? अब कई यूनिट सामान भेजे? X11। पहले सप्लाई सेंटर से पहले डिमांड सेंटर कई यूनिट सामान भेजे? X11। तो इसका मतलब खर्च आया, लिखना मत, C11 X11। हाँ या ना? पहले सप्लाई सेंटर से दूसरे डिमांड सेंटर पर 1 यूनिट भेजने का खर्च है C12। आपने भेजा कितना? X12। तो टोटल खर्च कितना आया? C12 X12। हाँ या ना? फिर सुनना, इसी तरह से C13 X13, मतलब पहले सप्लाई सेंटर से तीसरे डिमांड सेंटर 1 यूनिट भेजने का खर्च C13, आपने कितनी भेजी? X13। जनरल बात कर रहे हैं। इस तरह चलते चलते सो ऑन, पहले सप्लाई सेंटर से nवें डिमांड सेंटर पर 1 यूनिट भेजने का खर्च C1L, और आपने भेजी कितनी? टोटल खर्च यह है। लेकिन अब ये कुल खर्चा नहीं आया, ये पहले सप्लाई सेंटर से सारे डिमांड सेंटर पर सामान भेजने का खर्चा। अभी तो ये दूसरा का बचा हुआ है, अब इसके लिए काम शुरू होगा। तो ये बताना, सेकेंड डिमांड सेंटर से पहले सप्लाई सेंटर में 1 यूनिट का खर्च C21, आप कई यूनिट भेजोगे? X21। तो ये भी तो जुड़ेगा, प्लस
C21 X21 प्लस C22 X22 प्लस C23 X23 प्लस सो ऑन प्लस C2n X2। पहला भी जो लिखा ये पहले सप्लाई सेंटर से हर डिमांड सेंटर पर सामान भेजने का कुल खर्चा आ गया। ये जो लिखा दूसरे सप्लाई सेंटर से हर डिमांड सेंटर, सारे जुड़ेंगे ना, और इस टोटल खर्चे को क्या करना है, मिनिमाइज। तो अगला क्या लिखेंगे, थर्ड वाला लिखेंगे। तो प्लस C31 X31 प्लस C32 X32 प्लस सो ऑन प्लस C3n X3n। और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, ऐसे ढेर सारा जोड़ेंगे। सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, CM1 XM1। भैया M1 सप्लाई सेंटर, पहला डिमांड सेंटर, हाँ या ना, प्लस CM2 XM2 और इस तरह चलते चलते CMN XMN। ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये पूरा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यही पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। छोटा नहीं, भारी है, इतना थोड़े ना लिखेंगे, तुमको समझा दिए। लिखेंगे कैसे, तुम एक चीज गौर करो, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, ये एमवी रो है। रो का मतलब फर्स्ट सफिक्स लगातार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये एनवा कॉलम, दोनों बदल रहे हैं। रो सफिक्स कॉलम सफिक्स दोनों बदल रहे हैं और पूरा जुड़ रहा है, मतलब 2 सिग्मा लगेगा। यानी हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे डबल समेशन, एक रन करेगा ओवर आई वेरी फ्रॉम 1 टू, आई का मतलब कौन, रो सफिक्स, आई वेरी 1 टू m, और j का मतलब कॉलम सफिक्स 1 टू n, c i j x i e। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी समझ में आया। तो क्या हम इतना बड़ा लिखने की बजाय पतला ये छोटा सा लिख सकते हैं? तुमको दिक्कत होगी, तुम एक्सपेंड कर सकते हो। चले लिखा जाए। चलो, दिस इज इक्वल टू समेशन, पहला है i वेरी फ्रॉम 1 टू m और j वेरी फ्रॉम 1 टू n, c i j x i j। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ, गोल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज गोल। इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इक्वेशन नंबर। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। चलो कांस्टेंट देखते हैं। टेबल में एक बार सही सलामत बनाते हैं, आलसी बना वाला काम करते हैं वो गड़बड़ होता है। तुम लोग मत बनाना, तुम लोग बाद में टेबल बनाना, हम बना रहे हैं सही सलामत। S1 S2 S3 so on Sm, B1 B2 so on Bn। और यहाँ पर टोटल सप्लाई और यहाँ पर टोटल डिमांड, या छोड़ो टोटल बाद में करेंगे, पहले खाली सप्लाई और डिमांड ये है। होगी बच्ची, अभी तक नहीं चलाए हैं, बिना उसके कहाँ कुछ हो सकता है। ये कल की थी, सिर्फ चला दो अटेंडेंस। चलो हाँ, इधर आओ वापस। कितने सप्लाई सेंटर, m, कितने डिमांड सेंटर, n। ये क्या छोड़ेंगे हम, ठीक। आप सुनो, पहले सप्लाई सेंटर से पहले डिमांड सेंटर पर 1 यूनिट का खर्च हमने यहाँ पर लिखा C1, इसका कितना हुआ C1, तो इसका जो भी आएगा C1n, यहाँ पर C21 C22 C2n, C31 C32 C3n, यहाँ पर हो गया CM1 CM2 so on CMn। लिखना मत, कुछ बनाना मत। सप्लाई भी तुमको हम बता चुके हैं,
हर सप्लाई सेंटर के पास कई यूनिट की सप्लाई मौजूद है? AI। भूल गए तुम लोग? अरे सही तुम लोग गजब के हो। S1 के पास कितनी सप्लाई मौजूद है? A1 यूनिट सप्लाई मौजूद है। S2 के पास कितनी यूनिट है? A2। S3 के पास A3। इस तरीके से SM के पास AN। इतनी सप्लाई मौजूद है। मतलब S1 कुल कितने सामान बेच सकता है? A1 सामान बेच सकता है या सप्लाई कर सकता है, ठीक। अच्छा, S2 कुल कितने सामान सप्लाई कर सकता है? A2। इससे ज्यादा नहीं कर सकता। मतलब S2 के पास सामान खरीदने के लिए D1 भी आ सकता है, D2 भी आ सकता है, DN भी आ सकता है। मतलब S1 इन लोगों तक सामान भेज सकता है, लेकिन वो जितने सामान भेज सकता है उनकी संख्या केवल और केवल कितनी हो सकती है? A2 से ज्यादा नहीं भेज सकता। मेरी शॉप है, मेरी शॉप में केवल 200 यूनिट सामान ही है, मैगी बेच रहे हैं मान लो हम, मेरे पास केवल 200 पैकेट मैगी है, तो भले मेरे को 4 मोहल्ले में सप्लाई करने, लेकिन क्या 200 के ऊपर सप्लाई कर देंगे? मैक्सिमम सप्लाई कितनी करेंगे? 200 ही करेंगे। आई बात समझ में? चलो अब डिमांड भी बताएंगे। डिमांड बताओ, पहले डिमांड सेंटर के पास कितनी है? D1 पहले डिमांड सेंटर के पास। गजब हाल है तुम लोगों का। अरे काहे सो रहे हो तुम लोग? इतना गंदा पढ़ा रहे हैं, तब भी सो रहे हो तुम लोग। D1 दूसरे के पास D2 और इसके पास DN। हाँ या ना? अब बारी आती है लोग सामान खरीदेंगे। सुनो, पहले ये खरीदेगा, S1 से D1 पर सप्लाई हुई, कितने यूनिट सप्लाई हुई पता तो नहीं है, वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? X1 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे? X1 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे? X1 N। लेकिन तुम एक चीज गौर करो, सप्लाई कांस्टेंट बना रहे, सप्लाई कांस्टेंट। S1 D1 पर इतने यूनिट सप्लाई किया, S1 D2 पर इतने यूनिट सप्लाई किया, S1 DN पर इतने यूनिट सप्लाई किया, लेकिन बेचारा A1 से ज्यादा सप्लाई कर नहीं सकता और सप्लाई अपने पास रोक भी नहीं सकता। अरे मेरी दुकान है, हम ये थोड़ी चाहेंगे मेरे पास सामान बच जाए, हम तो चाहेंगे कुल बिक जाए ना। तो इसका मतलब है जितनी सप्लाई की गई है इसका सबका जोड़ बराबर माना जाएगा किसके? A1। स्टैंडर्ड प्रोसीजर, यानी सप्लाई कांस्टेंट जो बनेगा वो बनेगा, लिखना मत कतई, अभी हम लिखाएंगे। सप्लाई कांस्टेंट बना X11 प्लस X12 प्लस X13 प्लस सो ऑन प्लस X1N इज इक्वल टू कितना? A1। समझ में आया? ये कौन? ये सारे लोग कहां से सप्लाई हो रहे हैं? पहले सप्लाई सेंटर से सप्लाई हो रहे हैं। ये किस पर सप्लाई हुआ होगा? पहले डिमांड सेंटर पर। ये पहले सप्लाई सेंटर से कहां सप्लाई हुआ है? दूसरे डिमांड सेंटर पर। ये पहले से कहां सप्लाई हुआ है? एनवे डिमांड सेंटर पर। और टोटल सप्लाई का जोड़, कुल सप्लाई कितनी थी? A1, उसके बराबर आना चाहिए। मतलब कुछ बचेगा नहीं, सब सप्लाई हो गया। आई बात समझ में? पहला कांस्टेंट बना, लेकिन कितने सप्लाई हैं आपके पास? M, तो कितने कांस्टेंट बनेंगे? M। अब दूसरा वाला कांस्टेंट कोई बताएगा मेरे को? X2 1 प्लस X2 2 प्लस X2 3 प्लस सो ऑन प्लस X2 N और बराबर किसके होना चाहिए? A2 के बराबर होना चाहिए। बेहतरीन। अब सोचो, जनरल बोलना, जनरल। ith सप्लाई सेंटर से सप्लाई मारो, ith सप्लाई सेंटर से, तो क्या लिखे कांस्टेंट इस तरीके से? Xi 1 प्लस Xi, दिमाग ठंडा रख करके ऐसे सोचा करो। ith सप्लाई सेंटर से सप्लाई हो रहा है, पहले पर होगा, दूसरे पर होगा, तीसरे पर होगा, nवे पर होगा। तो पहले पर कितना हुआ? Xi1 प्लस दूसरे पर कितना हुआ? Xi2 प्लस तीसरे पर कितना हुआ? Xi3 और इस तरीके से चलते चलते प्लस Xin बराबर किसके? Ai के। ith सप्लाई सेंटर पर कितनी सप्लाई मौजूद है? वो कितनी हुई? Ai। आई बातें समझ में क्लियर हुआ? अब सुनो, चलो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, शॉर्ट फॉर्म। तो पूरे को सिग्मा पर बांधो। ये क्या लिख सकते हो? समेशन। ये बताओ, ये क्या आई बदल रहा है? आई तो फिक्स हुआ ना, देखो आई फिक्स है। कौन बदल रहा है? जे बदल रहा है। तो समेशन रन ओवर जे वैरी फ्रॉम 1 टू n x i j इज इक्वल टू कितना? a i। किसके लिए? फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन n। जब आप i बराबर 1 लोगे तो आप पहले सप्लाई सेंटर के लिए बात कर रहे हो, फिक्स करोगे, पहला मिलेगा। जब आप i बराबर 2 लोगे तो आप दूसरे सप्लाई सेंटर के लिए बात कर रहे हो, दूसरा मिलेगा। आप एक बार में i बराबर 3 लोगे, i तो नहीं बदल रहा ना। जब आपने i बराबर 3 लिया तो हर जगह 3 3 3 3 3 सज गया कि नहीं? तो इसका मतलब आप जोड़ किसको रहे हो? आप केवल और केवल थर्ड सप्लाई सेंटर से जो सप्लाई निकल रही है आप केवल उसी को जोड़ रहे हो। हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब जनरली हम लिखेंगे सप्लाई कांस्टेंट और उसमें केवल एक लिखेंगे, बस ये वाला।
मेरे को सब लिखने की जरूरत नहीं, वरना मेरे को कुल कितने लिखने पड़ेंगे, m कांस्टेंट लिखने पड़ेंगे। आई बात समझ में? अगर तुमको दिक्कत हो तो हम m का m लिखा दें, भाई 2 लिखाएंगे, लास्ट का 3 लिखाएंगे, लेकिन शॉर्ट में लिखना और समझना आपकी समझ को डेवलप कर रहा होता है। हाँ या ना? लिखें, हेडिंग डालो सप्लाई कांस्टेंट। आप हेडिंग डालो। अच्छा ये लिखे हो कि नहीं? ये लिखे हो कि नहीं? ये लिख लिए। इसके बाद सब्जेक्ट टू कांस्टेंट के बाद हेडिंग डालना सप्लाई कांस्टेंट। 2 ही कांस्टेंट सब ये सब्जेक्ट करेगा। हाँ पहला सप्लाई बच्ची, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में सप्लाई सेंटर। अच्छा रुको हम बता, सुनो घबरा गए। ये लिखे हो? लिख लिए। क्या ये लिखे हो? लिखे हो। इसके बाद हेडिंग डालना सप्लाई कांस्टेंट। एक्चुअली हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, कितने बाधाएं आप महसूस कर रहे हो, कितनी शर्तें आप महसूस कर रहे हो, उसका जवाब है 3। पहला कौन सा? सप्लाई। दूसरा कौन सा? डिमांड वाली बाधाएं, कि मेरी डिमांड फुलफिल करनी है। और तीसरा नॉन नेगेटिविटी, वो तो ब्रह्म वाक्य है, वो कहां जाएगा। हेडिंग है सप्लाई कांस्टेंट। सप्लाई कांस्टेंट, सप्लाई कांस्टेंट, ठीक। और सप्लाई कांस्टेंट में यही बात पूछ देना, सप्लाई कांस्टेंट में समेशन एक्स आई जे, जहां पर जे वैरी फ्रॉम 1 to n और इज इक्वल टू कितना, ए आई, ठीक। और आगे बता देना आई के लिए, जहां पर आई इज इक्वल टू 1 2 3 so on n। हो गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 इसको 1 माने हैं। अच्छा मिनिमाइज को 1 माने हैं ना, सप्लाई कांस्टेंट को कुछ मत मानना, उसको ऐसे ही रख देना। कितने हैं? 26। कल कितने थे? 18। हाँ वैसे कितने रहते हैं? 30। 4 शहीदी हैं। 4 कौन कौन शहीद है इसमें से? एक तो ऋषिता शहीद है और अंशिका, वो 2 हो गए, और 3 सालमा फिरदौस, क्या नाम था उसका जो कल कौन? रिजवाना। तुम्हें मैसेज की थी, बहुत अंग्रेजी लिखी थी बच्ची, इतनी अंग्रेजी तो हमको आती नहीं, तुम इतनी अंग्रेजी लिखी तो तुमने अपनी 2 टोल नाका पार दिया। ये लिखो सप्लाई कांस्टेंट। काश ऐसा होता कि टोल नाका पे गुजरने पे पैसे नहीं अंग्रेजी दान करनी होती, हम दे देते ना, जितने मेरे पास अंग्रेजी के मैसेज आते सब हम दे देते और हम फ्री में पूरे भारत की यात्रा कर लेते। मेरे को जो मैसेज करता है वो पता नहीं क्या अंग्रेजी ही टाइप करके भेजता है। यार दोस्त भी अंग्रेजी में बात करते हैं, हम उनकी शक्ल देखते हैं, हमसे बात करो, वो भी अंग्रेजी में बात करो। अब यही है, हम सेलिब्रिटी थोड़े हैं कि आप खाए मेरे से अंग्रेजी बोलेंगे, नहीं आती है। चलो इसके बाद हेडिंग डाला डिमांड कांस्टेंट। अगली हेडिंग डिमांड कांस्टेंट, या इसको ना ये जो माने सप्लाई कांस्टेंट जो आया हुआ है इसे इक्वेशन 2 कह देना। और अगला है डिमांड कांस्टेंट। डिमांड कांस्टेंट भैया मेरे दिख कितना रहा है, दिख कितना रहा है, एक है कितना m। हाँ ये मत भी देखना, दिख केवल कितना रहा है एक, लेकिन एक्चुअल में है कितना m, क्योंकि i बदल रहा है 1 से लेकर के कहां तक m तक। तो i बराबर 1 रखोगे तो पहले सप्लाई सेंटर के लिए शर्त है, i बराबर 2 रखोगे तो दूसरे के लिए शर्त, 3 रखोगे तो तीसरे के लिए, और m रखोगे तो m के लिए। अब और डिमांड वाली शर्त निकालते हैं। डिमांड में सुनना, ये बताओ पहले सप्लाई सेंटर से पहले डिमांड सेंटर पर कई यूनिट सामान आया x1, फिर दूसरे सप्लाई सेंटर से पहले ही डिमांड सेंटर पर कई यूनिट सामान आया x21, फिर तीसरे सप्लाई सेंटर से पहले डिमांड सेंटर पर कई यूनिट सामान आया x31, और इस तरह चलते चलते xm1। ये बताओ x11, x21, x31, xm1 ये सारे सामान पहले ही डिमांड सेंटर पर खरीदे जा रहे हैं कि नहीं? लेकिन पहला डिमांड सेंटर बेचारा इससे ज्यादा खरीद ही नहीं सकता, आया ना, इससे कम भी नहीं खरीद सकता, बराबर बराबर खरीदेगा, ना तो ज्यादा खरीद सकते हो ना तो कम, क्योंकि आपको फुलफिल करना है अपनी डिमांड को। सप्लाई को एग्जॉस्ट होना है और डिमांड को फुलफिल होना है, इसमें कोताही नहीं होनी है। आई बात समझ में? अगर 1000 मेहमान न्योत दिए हो तो 1000 मेहमान का खाना बनाना पड़ेगा। ये नहीं करोगे कि 1000 में 990 खिला दो, 10 लोगों से हाथ जोड़ दो, भैया थरिया चला पलट उठा चला जाता, ये होने वाला नहीं है।
1000 मेहमान को न्योते हो तो 1000 खिलाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो डिमांड और सप्लाई दोनों को एग्जॉस्ट करना है। ये नहीं कि आप केवल डिमांड बचा लो सप्लाई एग्जॉस्ट कर दो, सप्लाई बचा लो डिमांड एग्जॉस्ट कर दो, ये सब नहीं, बैलेंसिंग में चलना है। ये बताओ, पहले सप्लाई सेंटर से पहले डिमांड सेंटर पर खरीदा गया सामान X11, दूसरे सप्लाई सेंटर से पहले डिमांड सेंटर पर भी कितना खरीदे X21, तीसरे पर कितना खरीदे X3, तीसरे से कितना खरीदे तो MA से कितना खरीदे X, और ये जितना खरीदे हो इस सब का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए? B1 के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? यानी पहला कांस्टेंट आपको जो मिल रहा है, लिखना मत, वो कौन मिल रहा है? X11 प्लस X21। चेक करो, आपके ऊपर से नीचे आए, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रो नहीं बदलती है, हाँ या ना? और टॉप टू बॉटम आते हैं तो रो बदलती है, हाँ या ना? तब कॉलम नहीं बदलता, कॉलम नहीं बदलता है। इसी बात का ख्याल रखना। तो X11 कॉलम नहीं बदलना चाहिए, कॉलम, तो कॉलम कितना लिखा 1, अब ये 1 ही रहेगा, रो को बदलते रहो। तो प्लस X3 1 प्लस X4 1 प्लस सो ऑन प्लस XM1, ये टोटल सामान जो पहले डिमांड सेंटर ने खरीदे हैं अलग अलग सप्लाई सेंटर से, लेकिन इन सब का जोड़ बराबर किसके होगा? हाँ या ना? अब ये बताओ, अगर दूसरा डिमांड सेंटर सामान खरीदना शुरू किया तो उसके लिए कांस्टेंट क्या बनेगा? दूसरे के लिए दूसरा डिमांड सेंटर मतलब सेकंड कॉलम, तो X12 पहले सप्लाई सेंटर से दूसरे डिमांड सेंटर पर प्लस X दूसरे डिमांड सेंटर से दूसरे सप्लाई सेंटर से दूसरे डिमांड सेंटर पर। अब तीसरे सप्लाई सेंटर से दूसरे डिमांड सेंटर नहीं बदलना है, हाँ या ना? सप्लाई सेंटर बदलते रहो। तो प्लस X3 2 तीसरे सप्लाई सेंटर से लाइए, चौथे से क्या लाओगे? X4 2 प्लस सो ऑन प्लस X4 M कितना 2 XM2, और ये बराबर किसके होना चाहिए? सहमत हो कि नहीं सहमत हो? जनरली बोलना, जेथ डिमांड सेंटर पर सामान खरीदा गया है, किस पर? जेथ डिमांड सेंटर पर, अलग अलग सप्लाई सेंटर से। कांस्टेंट क्या लिखोगे बताओ? जेथ डिमांड सेंटर मतलब कॉलम नहीं बदलना चाहिए, वो क्या बना रहेगा? जेथ, रो बदलते रहो। बोलो X1 J प्लस X2J प्लस X3J प्लस सो ऑन प्लस XMJ। माइकल जैक्सन, हाँ या ना? इज इक्वल टू कितना? BJ। जेथ डिमांड सेंटर पर कितने की डिमांड होगी? BJ की होगी, हाँ या ना? बराबर कितना? BJ। और जहां पर अब लिख देना J वेरी फ्रॉम 1 2 सो ऑन। क्लियर हुआ कि नहीं? इसी को शॉर्ट में लिखोगे, समेशन बांध दोगे। आई बातें समझ में? चलिए लिखा जाए। तो कितने आपके पास डिमांड कांस्टेंट हैं? कितने डिमांड कांस्टेंट हैं? n डिमांड कांस्टेंट, लेकिन आप लिखोगे केवल कितना? 1, उसी में n आप पैकेट में बांध दिए हो। आई बातें समझ में? भारी हो रहा है? थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा भाई, मैथ है, कुछ तो दिमाग लगेगा। अब इससे आसान और क्या ही कर सकते हैं? इससे आसान एक चीज हो सकती है, हम कहते हैं पढ़ लो। लिखना डिमांड कांस्टेंट में लिखना समेशन Xij बराबर समेशन Xij बराबर BJ। Xij बराबर BJ, जो 2 बार आएगा वो नहीं बदल रहा है। तो ये समेशन रन करेगा किस पर? I पर। I वेरी फ्रॉम 1 to m, और आगे बता देना J इज इक्वल टू 1 2 सो ऑन कितना m। ठीक। और एक सबसे लास्ट बात, या तो सामान खरीदोगे और या तो सामान नहीं खरीदोगे। नेगेटिव में तो सामान नहीं खरीदा जाता ना, तो उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। आपके जितने Xij है वो सब के सब ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होने चाहिए? 0। लिख देना। एंड लास्ट है एंड Xij ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल i, j, हर एक i और j के लिए। अब मेरे को ये बताओ, मॉडल बनाना है, मॉडल बनाया, टेबल हम बाद में बनाते, लेकिन अभी मॉडल बनाना है, कैसे टेबल के दम पे मॉडल बनता है, बस ये इतनी चीज है। टाइम पे क्या हाल है? 11:47 ना, बस इसी पर लेते। चले मैं निकाल, मैं खाली